नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लॉटिंग एंड स्ट्रक्चर. प्लॉटिंग एंड स्ट्रक्चर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन इन स्क्रीन राइटिंग. They go hand in hand in creating a successful screenplay. Coming up with the overall design is the first step. तो पहला स्टेप ये है कि आपको ओवरऑल डिजाइन बनाना होता है. The second is understanding that the story must be plotted in terms of action, emotion and suspense. तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं कि आपको जानना होता है कि फिल्म का जॉनर क्या है, सस्पेंस है, ड्रामा है, कॉमेडी क्या बना रहे हो और उसका ओवरऑल डिज़ाइन क्या होगा. मतलब कैसा ट्रीटमेंट बनाने वाले हो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, कैरेक्टर्स कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं. बट इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये अगेन बहुत ही हॉलीवुडिया कॉन्सेप्ट है प्लॉटिंग एंड स्ट्रक्चर का. बहुत सारे राइटर्स लिखना शुरू करते हैं और लिखते लिखते उनकी स्टोरी अपने आप आगे बढ़ती रहती है. जैसे लॉग लाइन लिखा आपने और लॉग लाइन लिखने के बाद आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हो. दैट इज़ वन way which you can start writing your screenplay. Second is you just start writing not knowing where you are going to go and where you are going to end. आपको पता ही नहीं होता आप किधर जा रहे हो बट आप लिखते रहते हो. That is the method most of the writers employ. एंड थर्ड इज मैनिपुलेटिव मेथड, जो कि ये है प्लॉटिंग एंड स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप पहले प्लॉटिंग एंड स्ट्रक्चर करते हो कि कितने कैरेक्टर्स होंगे, कौन से सीन में क्या होगा, उसके बाद आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो. मैंने दोनों ही मेथड्स फॉलो किए हैं. प्लॉटिंग एंड स्ट्रक्चर वाला मेथड थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसमें स्क्रीन प्ले लिखने में कम टाइम जाता है और एडिट में कम टाइम जाता है क्योंकि पहले से आप प्लॉट कर चुके होते हो. जो रैंडम मेथड है जिसमें आप सिर्फ शुरू कर देते हो, आपको नहीं पता होता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, somehow I feel that is a more creative method of writing a screenplay. स्टीफन किंग जैसे अपनी किताबें लिखते हैं तो स्टीफन किंग को ये नहीं पता होता है कि वो किताब कहाँ जाने वाली है, वो बस लिखते हैं. पर जेम्स पैटर एंडरसन जब अपनी किताबें लिखते हैं तो वो पूरा प्लॉट करते हैं, मतलब एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी. तो वैसे ही स्क्रीन प्ले में भी है कि आप या तो प्लॉट करके लिख सकते हो या फिर आप रैंडमली शुरू कर सकते हो. दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं. प्लॉटिंग स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक स्पेसिफिक मेथड है. रैंडम मेथड में तो कुछ बताने के लिए है नहीं क्योंकि आपने सिर्फ शुरू कर दिया है, आप उसको लिखते हो, फिर आप उसको रीएडिट करते हो, रीएडिट करते हो, रीएडिट करते हो, तब जाके उसमें कोहेरेंसी आती है. पर प्लॉटिंग स्ट्रक्चर में आपकी कोहेरेंसी पहले ही आ जाती है. पहले समझते हैं व्हाट इज प्लॉट. In a literary work, film, or other narrative, the plot is a sequence of events in which each event affects the next one through the principle of cause and effect. The causal events of a plot can be thought of as a series of events linked by the connector and so. तो जो भी आप लिटरेरी काम करते हो, भले वो फिल्म हो या कोई भी चीज़ हो, नॉवेल हो या फिर कोई भी तरह की स्क्रिप्ट लिख रहे हो आप, या कोई भी कहानी लिख रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो जिसमें कहानी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें आप इवेंट बाय इवेंट डिस्क्रिप्शन देते हो. पर जब आप इवेंट बाय इवेंट डिस्क्रिप्शन देते हो तो ऐसा नहीं होता कि एक इवेंट बस दूसरा इवेंट होता है, फिर तीसरा इवेंट होता है, चौथा इवेंट होता है. वो सारे इवेंट एक दूसरे को पॉइंट करते हैं और वो उसके जो पीछे जो फिलॉसफी है, जो प्रिंसिपल है, वो कॉज एंड इफेक्ट का है. अब कॉज एंड इफेक्ट क्या प्रिंसिपल है? कॉज एंड इफेक्ट ये प्रिंसिपल है कि कोई एक चीज़ होती है और उसका एक रिएक्शन होता है. तो अगर आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा हो, न्यूटन के बारे में जानते हो, फिजिक्स पढ़ी हो, तो आपको एक चीज़ पता होगी, एक्शन एंड रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन होने से पहले एक एक्शन होना ज़रूरी है. किसी भी चीज़ को होने से पहले उसके पहले कुछ एक्टिविटी होनी ज़रूरी है. अगर पत्थर रखा है और आप पत्थर पे एक्शन नहीं करोगे तो रिएक्शन में पत्थर मूव नहीं करेगा. अगर आप किसी को एक्शन में थप्पड़ नहीं मारोगे तो पलट के वो आपको रिएक्शन में थप्पड़ नहीं मारेगा. सो एवरी रिएक्शन has to be preceded by an action, and same thing goes in cause and effect. Something has to be caused and for that cause there is an effect and that effect is shown in the next scene. So जो best kind of screen play होते हैं वो ये होते हैं कि एक सीन में कुछ होता है, उसका इफेक्ट नेक्स्ट सीन में दिखता है और उस नेक्स्ट सीन के एंड में वापस एक कॉज जनरेट होता है जिसका इफेक्ट अगले सीन में दिखता है. तो इस तरह से एक चेन ऑफ इवेंट्स बनती है जो कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे होती है, जिसमें शुरुआत में एक इफेक्ट होता है और एंड में एक कॉज होता है. और सबसे पहले आपका सिर्फ स्टैब्लिशमेंट होता है, स्टैब्लिशमेंट के बाद एक कॉज आता है, कॉज के बाद एक इफेक्ट आता है, फिर उसके बाद एक कॉज आता है, फिर उसके बाद इफेक्ट आता है. इसी बहाने सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं. कभी कभी कॉज ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट अगले सीन में ही आए. वो कॉज ऐसा हो सकता है कि उसका जो इफेक्ट है वो बड़ा होके पाँचवें छठे सीन में आए या सीधे क्लाइमैक्स में जाके आपको दिखे. बट उस कॉज का इफेक्ट आपको फिल्म में दिखाना ज़रूरी है. अगर आपने कोई एक कॉज क्रिएट किया है, कोई एक चीज़ प्लॉट की है, तो उसका इफेक्ट दिखाना ज़रूरी है. ये एक चीज़ है जो बहुत सारे इंडियन फिल्म मेकर जब स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं तो मिस कर देते हैं कि वो कोई एक मुद्दा उठाते हैं या कोई एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करते हैं जो आगे जाके सॉल्व ही नहीं होती है, तो उस कॉज का कोई इफेक्ट ही निकल के नहीं आता है. तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि वो चीज़ दिखाई क्यों थी. तो इफ़ देयर इज सम एक्शन देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ रिएक्शन. इट कैनॉट हैपन कि अगर एक्शन है तो रिएक्शन नहीं होगा. एक्शन के साथ रिएक्शन होना ही है, भले ही वो विजिबल ना हो पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होगा. अब इसका क्या मतलब है कि द कॉजल इवेंट्स ऑफ अ प्लॉट कैन बी थॉट ऑफ एज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लिंक्ड बाय द कनेक्टर एंड सो बेसिकली एंड सो अगर आप देखो तो कॉज एंड इफेक्ट के बीच का एक शब्द है.
दिस हैपेंड एंड सो दैट हैपेंड, ये हुआ इस वजह से वो हुआ, ये ऐसा था इस वजह से वो वैसा हुआ। एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फिल्म is going to create some kind of reaction in the film। तो बहुत ही बेसिक है, मैं इसको थोड़ा आपको हो सकता है कंफ्यूज कर रहे होगे आप इसमें, पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फिल्म में होता है उसका एक रिएक्शन होगा, वो आपको कंक्लूड करना है। तो बेसिकली कभी भी कोई चीज़ उठाते हो तो उसको कंक्लूड करो, उसे क्लोजर दो। बेसिक फंडा ये है, जो भी चीज़ फिल्म में दिखाई गई है उसका इफेक्ट होगा। अगर विलन हीरो की बहन को उठा के ले जाएगा तो हीरो उसको बचाने जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हीरो की बहन को विलन उठा के ले गया और हीरो कहे चलो कोई बात नहीं, मैं तो भाई लड़की के पीछे पड़ा हूँ तो मैं पहले अपना वो गोल अचीव कर लेता हूँ। नहीं, वो विलन के पीछे जाएगा। तो आप उसको छोड़ नहीं सकते कि उसकी बहन को उठा के ले गया तो आपको नहीं, यानी कोई बात नहीं, नहीं कॉज है तो एक इफेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। वॉट इज स्ट्रक्चर? A screenplay structure is a guideline of how to write a story. They advise writers on when certain action beats should happen, how drama should be built, how to hold audience attention, and more. Generally, basic screenplay structure is taught as a rough guideline to help the structure and pace of a script. अब जहाँ प्लॉट है वहाँ पे प्लॉट में क्या है कि आप एक तरह समझ लो कि प्लॉटिंग को इस तरह समझ लो कि एक आपके पास खेत है, आप उसमें राइस के पैडीज या अनाज बो रहे हो। तो आप जब उसमें वो चीज़ें डाल रहे हो, उसको सब खड़ा कर रहे हो, वहाँ पे बना रहे हो, या फिर समझ लो एक घर बना रहे हो वहाँ पे, तो आप पहले गड्ढा खोद रहे हो, फिर भर रहे हो उसको, फिर सीमेंट लगा रहे हो, ब्रिक्स डाल रहे हो उसमें, फिर सरिया डाल के उसको बड़ा करते जा रहे हो। तो वो आपका प्लॉटिंग हो गया। पर वो घर बनेगा कैसे, वो कितना अच्छा बनेगा, वो स्ट्रक्चर हो गया आपका। कितना खूबसूरत घर को बनाना है, घर कितना अच्छा, उसके उसके स्टेयर्स कैसे होने चाहिए, उसके खिड़की कैसे होनी चाहिए, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्क्रीन प्ले। तो अब स्ट्रक्चर क्या है कि बेसिकली ओवर द टाइम बहुत लोगों ने ये फिगर आउट किया है कि देर आर सर्टेन रूल्स विच वर्क्स इन द स्क्रीन प्ले एंड सर्टेन रूल्स विच डोंट वर्क इन द स्क्रीन प्ले। सो उसके बेसिस पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि बहुत पहले ये था कि कोई कैरेक्टर गाड़ी से उतरता था तो गाड़ी से उतरने का दिखाते थे, फिर चल के दरवाजे तक जाता था, दरवाजे से अंदर घुसता था, फिर सीढ़ी चढ़ते हुए एक सीढ़ी चढ़ता था, दूसरी सीढ़ी चढ़ता था, तीसरी सीढ़ी चढ़ता था, चौथी सीढ़ी चढ़ता था, फिर ऊपर तक जाता था। अभी आप इन्हें देखते होगे, पर 40s 50s के सिनेमा में ऐसा दिखता था, यूएस के और अलग अलग कंट्रीज के। बाद में लोगों ने नोटिस किया कि अगर साइकोलॉजिकली एक आदमी गाड़ी से उतरा है और वो अंदर जा रहा है, वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सीढ़ी पे चढ़ेगा ही। तो दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो सीढ़ी हर सीढ़ी पे चढ़ता जा रहा है। आप सीधे उसे चौथे फ्लोर पे भी दिखा दोगे और बड़ा ब्लॉक लेंस पे दिखाओगे, उसे एक वाइट लेंस पे दिखाओगे, तो समझ में आ जाएगा कि वो सीढ़ी चढ़ के ही आया होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अपने आप उड़ के तो नहीं पहुंचेगा, बिकॉज दैट इज नॉट नेचुरल। अगर एक नॉर्मल फिल्म बना रहे हो तो उड़ के नहीं पहुंचेगा, वो वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो आप वहां पे कट मार देते हो। तो दिस इज वॉट हैज बीन लर्नड बाय पीपल थ्रू एजेस कि कहाँ पे आपको टाइम बचाना है, कहाँ पे चीज़ों को और इंटरेस्टिंग करना है। घूम फिर के मतलब सिर्फ एक है कि आपको फिल्म कैसे इंटरेस्टिंग बनानी है। तो जो स्ट्रक्चर है वो आपकी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो अगर जैसे आपके पास 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, तो आप उसके स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे कि तीनों को इक्वल स्पेस मिले फिल्म में, और एक गाना आया है तो गाने के बाद एक एक्शन सीक्वेंस आ जाए, या एक बोरिंग सा इमोशनल सीक्वेंस आया है तो उसके बाद कुछ कॉमेडी आ जाए। तो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर इज मेंट, कि आप चीज़ों को ऐसे बाइफरकेट करो पूरी फिल्म में कि आप उस चीज़ से बोर ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे जोकर का सीन डाला है, तो जोकर डार्क नाइट अगर आप देखोगे तो पूरी जोकर में, मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें सिर्फ 10 मिनट का ही हेथ लेजर का सीन है, पर वो इतने अच्छे तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है कि आपको लगता है कि पूरी फिल्म जोकर के बारे में ही है। बट मोस्टली फिल्म बैटमैन और उसके एलाइज के बारे में दिखाया जाता है, पर आपको लगता है कि फिल्म बैटमैन के बारे में है, सॉरी, आपको लगता है कि फिल्म जोकर के बारे में है, क्योंकि उसको इतना अच्छे से स्ट्रक्चराइज किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर का फायदा होता है कि आप चीज़ों को कैसे कहाँ पे डालते हो, प्लॉट करते हो, और कितनी ब्यूटीफुली उनको प्लॉट करते हो, सारी चीज़ों को इक्वल स्पेस मिले और ऑडियंस कहीं बोर ना हो, कितना तागा तगड़ा स्टोरी का बांधते हो आप। जो प्लॉट करते हो उसको कितनी ब्यूटीफुली प्लॉट करते हो, दैट इज योर स्ट्रक्चर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा।